बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से यकीनन खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेरी नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स एफएससी पार्ट 2 का हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच के तौर पे कैसे काम करता है, ये टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हमने डिस्कस किया लास्ट टॉपिक में। अब हम ट्रांजिस्टर को स्विच एज अ स्विच के तौर पे भी ऑन ऑफ इसके तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखें ए बी और फिर सी और डी, ये दो डायग्राम हमने बनाई। डायग्राम ए के अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बेस करंट जो है वो वोल्टेज वीबी अप्लाई करते हुए, वीबी वोल्टेज अप्लाई करते हुए बेस करंट दिया। कब? स्विच को क्लोज करके, क्लोज मीन जोड़ के। जब आपने स्विच को जोड़ दिया, सर्किट कंप्लीट हुआ, वोल्टेज वीबी अप्लाई किए जिसकी वजह से आईबी करंट फ्लो करता है, और आईबी करंट के फ्लो करने की वजह से कॉमन इमीटर जंक्शन हमारे पास है। ये जो इमीटर है ना, ये कॉमन है दोनों में, कलेक्टर में भी और बेस में भी। तो यहाँ पे ये फिर कॉमन इमीटर जंक्शन कहलाएगा और इसको हम कॉमन इमीटर सर्किट का नाम देते हैं। अब ये वाली बैटरी हमारे पास VCC है जो कि कलेक्टर साइड भी का वोल्टेज सोर्स है। अब जैसे ही आप करंट अप्लाई करेंगे तो इस दौरान इमीटर इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और कलेक्टर वो कलेक्ट करेगा और इसमें से करंट जो है IC, बहुत सारा करंट जो है वो फ्लो करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है, ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब ये ग्लो कर रहा है, लाइट्स अप हो जाता है। और साथ ही हमें जो ये वाली डिवाइस लगी है एमीटर। एमीटर जो है ये यहाँ पे मिलीमीटर में नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है और हम बता रही है करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच। ट्रांजिस्टर को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर स्टूडेंट हम एज अ स्विच इस्तेमाल करते हैं। एमीटर एंड कलेक्टर, इस दौरान जब आप ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजिस्टर के जो दो पार्ट्स हैं एमीटर और कलेक्टर, ये स्टूडेंट्स बिहेव करते हैं टर्मिनल्स ऑफ द स्विच। स्विच के टर्मिनल के तौर पे, मतलब ऑन ऑफ इनके जरिए होगा। जब हम टर्न ऑन की बात करते हैं तो हमने क्या किया, हैवी करंट IC फ्लो करता है। कब? जब हमने VB अप्लाई किया। रेजिस्टेंस इस दौरान वेरी स्मॉल होती है जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप अगर होते भी हैं तो कितने ड्रॉप होते हैं? 0.5, मतलब हाफ वोल्टेज जो है वो एक 1 वोल्ट अप्लाई करें तो उसका हाफ जो है वो ड्रॉप होगा। तो टोटली अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हुआ और स्विच जो है वो टर्न ऑन के तौर पे यहाँ पे फिग ए और फिग बी में शो हो रहा है, क्योंकि स्विच हमारा कलेक्टर इमीटर के साथ क्लोज्ड है और इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो ग्लो कर रहा है, करंट हैवी गुजर रहा है कलेक्टर का। लेकिन अगर आप टर्न ऑफ की बात करते हैं तो इस दौरान इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ द स्विच, हम इस ट्रांजिस्टर को ऑफ रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एक तरीका है, स्विच जो है इसको क्लोज ना करें, ओपन रखें। स्विच को जब हमने ओपन रखा, आप बेशक यहाँ पे VB अप्लाई करते भी हैं तो चूंकि हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है, करंट IB फ्लो ही नहीं करता। जब IB करंट जीरो होगा तो इस दौरान फिर IC करंट जो है वो भी जीरो होगा। उसकी वजह हमारे पास एक रेशियो है बीटा की, जो कि करंट गेन होता है किसकी इक्वल होता है? IC ओवर IB। IB जब जीरो है तो IC डेफिनेटली फिर जीरो होगा। इन कॉमन एमीटर सर्किट ये स्विच टर्न ऑफ जो है ये शो किया गया है डायग्राम C और डायग्राम D के अंदर। अब यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो ग्लो ही नहीं कर रहा, IC क्या हुआ? जीरो। जब IC जीरो है तो इस दौरान ये ग्लो शो ही नहीं करता और मिलीमीटर की जो नीडल है ये स्टूडेंट्स जीरो पे है। अब
क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन ही नहीं मिल रही, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। तो इस तरह से बेसिकली मोस्टली जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर वास्ट अरेंजमेंट पाई जाती है स्विचेस की, और वो स्विच सारे के सारे किससे बने होते हैं? ट्रांजिस्टर से। कहाँ पे? इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये हमारा टॉपिक था शॉर्ट, इसको एज अ कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी आप माइंड में रखेंगे, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इसके बाद वेरी नेक्स्ट एक हमारे पास टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये क्या होता है? ये एज अ शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के तौर पे आप याद रखेंगे। अगर शॉर्ट आ जाए स्टूडेंट्स तो जस्ट इसकी आप डेफिनेशन करेंगे, ये आप इसका इनपुट आउटपुट इन्वर्टिंग, सॉरी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के बारे में बता देंगे। लेकिन अगर ये लॉन्ग आए तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको एज अ शॉर्ट डिफाइन कर लेते हैं कि होता क्या। पहली बात तो ये कि मोस्टली जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उनके अंदर ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है। ये हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब बेसिक बुनियाद है। तो ये होता क्या, ये इट इज इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर ऑफ सिलिकॉन चिप। ये इंटीग्रेटेड होता है, मतलब पहले से जब आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसके अंदर वो चीज मेंशन कर देते हैं, लगा देते हैं। ये इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर ऑफ सिलिकॉन चिप होता है, सिलिकॉन की चिप बनी होती है। कहाँ पे? इनक्लोज, जो बंद होती है इन अ कैप्सूल। कैप्सूल देखा हुआ जिस तरह मेडिसिन वाला कैप्सूल होता है, उसको अगर आप खोले तो उसके अंदर एक पाउडर सी मेडिसिन पड़ी होती है, उस मेडिसिन को अंदर बंद किया जाता है, उस होल को हम कैप्सूल का नाम देते हैं। तो ये कैप्सूल एक होल सा है, ये रेड कलर का जो आपको शो हो रहा है, इसके अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसीज हैं इनके आगे नंबर्स होते हैं, ये फास्ट फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब कहते हैं इस कैप्सूल के ऊपर पिंस आर कनेक्टेड, पिंस लगी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिंस होती हैं एज वर्किंग टर्मिनल। और ये पिंस जो है ये कौन सा काम करती है? वर्किंग टर्मिनल का। वर्किंग टर्मिनल मीन कुछ इनपुट्स के तौर पे काम करती हैं, कुछ आउटपुट्स के तौर पे काम करती हैं, और कुछ पावर सप्लाई के तौर पे काम करती हैं। प्रोजेक्टेड ये लगी होती कहाँ पे? आउटसाइड द कैप्सूल, कैप्सूल के बाहर दोनों तरफ। अब इट हैज टू इनपुट टर्मिनल्स। ये जो आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। एक इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, इन्वर्ट भी जो तब्दील इन्वर्स कर देता है, उलट कर देता है काम को, और एक नॉन इन्वर्टिंग जो इन्वर्ट नहीं करता, इन्वर्स नहीं करता। हाँ, चूंकि ये एम्पलीफायर है, इसने एम्पलीफाई तो करना है, जो सिग्नल आपका है स्मॉल उसको बड़ा करेगा, इन्वर्टिंग बड़ा भी करेगा, साथ इन्वर्ट भी कर देगा। लेकिन जो नॉन इन्वर्टिंग है ये उसको एम्पलीफाई तो करेगा स्टूडेंट, लेकिन उसको इन्वर्ट नहीं करता। तो इस तरह से अगर आप ये देखें, इन्वर्टिंग इनपुट नेगेटिव को कहते हैं। इनपुट हमने यहाँ पे दी, हमें जो इसकी आउटपुट मिली वो आउटपुट आपको इन्वर्ट होकर मिली। ये देखिए हमने अप्लाई किया था इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, ये हमें नीचे से ऊपर की तरफ एक तो रिजल्ट दे रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये हमें इन्वर्ट करके भी दे रहा है। ये इनपुट है, इनपुट सिग्नल, और ये आपको इन्वर्टिंग ने इन्वर्ट करके आउटपुट दे दी। और ये किस फेज पे इन्वर्ट करता है? देखिए ये ऊपर और ये नीचे, एंटी, एंटी मीन 180 का। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, इसलिए हम देख कहते हैं कि एम्पलीफाई भी किया इसने सिग्नल को, लेकिन किस फेज के साथ? 180 के साथ। डिस्कस करते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को, जो कि प्लस साइन होता है। ये क्या करता है? ये एम्पलीफाई करता है लेकिन इन्वर्ट नहीं करता, नॉन इन्वर्टिंग इसलिए कहते हैं। ये हमने इनपुट सिग्नल दिया यहाँ पे, और हमें इसने आउटपुट सिग्नल दे दिया उसी फॉर्म में। हमने भी ऊपर से ही इसको, ये देखिए इन्वर्टिंग स्टार्ट की, हमें ऊपर से ही इन्वर्टिंग जो है ये नॉन इन्वर्टिंग ये हमें ऊपर ही रिजल्ट दे रहा है। इट्स मीन दैट कि फेज शिफ्ट चेंज ही नहीं हुआ। तो क्या होगा? एम्पलीफाई तो ये करता है नॉन इन्वर्टिंग, लेकिन विदाउट फेज डिफरेंस चेंज ही नहीं करता। अब इसके बाद इसकी अगर डायग्राम देखें तो ये यहाँ पे इसकी सिंबॉलिक डायग्राम भी है कि हमारे पास ये एक एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर,
और इसकी दो इनपुट्स होती हैं, इन्वर्टिंग इनपुट जो कि नेगेटिव होती है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो कि पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे हमें ये आउटपुट रिजल्ट देगा। और इसके बाद इसकी हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी खसूसियात हैं। पहली जो है वो है हाई इनपुट रेजिस्टेंस। ये कितनी हाई इनपुट रेजिस्टेंस रखता है? 2 मेगा ओम टू मोर, इससे भी ज्यादा, मेगा 10⁻⁶ होता है। और लो आउटपुट रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस भी रखता है कितनी, अबाउट 100 ओम। और तीसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ओपन लूप गेन। अब हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन डिटेल स्टडी करते हैं, उसके साथ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में स्टूडेंट्स हाई इनपुट रेजिस्टेंस हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस और तीसरी ओपन लूप गेन, ये तीन रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले हाई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इनपुट्स के दरमियान होती है एम्पलीफायर के अंदर। इसका जो ऑर्डर है वो सेवरल मेगा ओम होता है, मतलब हाई इनपुट रेजिस्टेंस कितनी होती है ये याद रखना एज एमसीक्यूज, सेवरल मेगा ओम, तकरीबन कितने मेगा ओम, 2 मेगा ओम से लेके 2 मोर, इससे ज्यादा और कोई भी हो सकती है। आइडियल अगर हम केस लें तो ये जो रेजिस्टेंस इनपुट है आर आई एन का मतलब रेजिस्टेंस इनपुट, ये इनफाइनाइट होती है, मतलब इंतहाई ज्यादा होती, लामहदूद हद तक बहुत ज्यादा होती, इतनी हाई होती है। और इसकी अगर हम इस डेफिनेशन के मुताबिक डायग्राम बनाए तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान ये जो रेजिस्टेंस है ये इनपुट हाई रेजिस्टेंस होती है। लो आउटपुट रेजिस्टेंस इसको हम पढ़ लेते हैं, ये इन बिटवीन आउटपुट एंड ग्राउंड, आउटपुट और ग्राउंड लेवल के दरमियान होती है। इसका ऑर्डर फिर लो कितना हो सकता है, अबाउट 100 ओम, तकरीबन 100 ओम के करीब करीब। और आइडियल केस में अगर आप ये आउटपुट लें इसकी लो आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टूडेंट्स, तो ये जीरो होती है आइडियल केस में। ये एज अ एमसीक्यू आप याद करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम इसको डायग्राम से जरा देख लेते हैं। ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान तो होती नहीं, आउटपुट और ग्राउंडेड फॉर्म के दरमियान होती है आउटपुट, ये जो रेजिस्टेंस होती है लो आउटपुट रेजिस्टेंस। थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ओपन लूप गेन। ये क्या होता है, ये रेशो होती है बिटवीन आउटपुट वोल्टेज टू वोल्टेज डिफरेंस। कौन सा वोल्टेज डिफरेंस? बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स का वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान ये रेशो होती है। इसको स्टूडेंट्स हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे सबस्क्रिप्ट में ओ एल लिख देना है, ओ फॉर ओपन, एल फॉर लूप, ओपन लूप और ए फॉर गेन। तो वोल्टेज वी आउटपुट ओवर डिफरेंस इन बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों क्या हैं, ये दोनों इनपुट्स हैं, तो इसकी जगह हमने इनपुट लिख दिया वी आउटपुट ओवर वी इनपुट। इसका ऑर्डर वेरी हाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद रखेंगे। द ऑर्डर ऑफ ओपन लूप गेन इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये भी वोल्टेज है ये भी वोल्टेज है, तो सिमिलर क्वांटिटीज के बिटवीन रेशियो का यूनिट नहीं हुआ करता। डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम है इसी चैप्टर का 18.5। डाटा R1 रेजिस्टेंस 10 किलो ओम दी हुई, इसको किलो को आप 10 की पावर 3 ओम में चेंज कर दें। और 40 किलो ओम दी हुई R2, इसको आप फिर इसी तरह किलो ओम में से ओम में चेंज कर देंगे। और गेन वो कहते हैं फाइंड आउट करें, तो इसके लिए नॉन इन्वर्टिंग हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड है कि नॉन इन्वर्टिंग के अंदर जो गेन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस R2 ओवर R1। आपके पास 1 प्लस R2 की वैल्यू भी है, R1 की वैल्यू भी है, ये कैंसिल हो जाएंगी। 1 प्लस इस साइड पे 4 रह जाएगा, 1 प्लस 4 5 आंसर आ जाएगा। सेम इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल 18.2, दो ही एग्जांपल है पूरे चैप्टर की, एक हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली और एक अब हम डिस्कस कर रहे हैं। R1 आपको रेजिस्टेंस दे रहे हैं इसके अंदर इनफाइनाइट, इंफिनिटी, और R2 जीरो, कहते हैं गेन मालूम करें, वेरी इजी, ये फार्मूला दोबारा लगाएं, R2 की जगह 0, R1 की जगह पे इंफिनिटी, ये 0 आ जाएगा तो 1 प्लस 0 1 आपके पास आंसर आएगा।
इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। आप अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, मैक्सिमम फोकस करें स्टडी पे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।